हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5 पर। तो हमने प्रश्न 4 तक देख लिया इसके पहले वाले वीडियो में, तो हम देखेंगे आज प्रश्न 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या ऐसी कोई संख्या है जो 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको बताना है कि क्या जो है 6 का पावर n का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या है। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 हम 0 नहीं लेंगे, 1 से लेंगे अनंत तक। तो आपका कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या इसका यहाँ पे जो है n के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 रखेंगे तो इकाई का अंक जो है उसका अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। जो 0 पर समाप्त होने का मतलब इकाई का अंक कहा है। तो क्या यह संभव है, तो आपको जांच करना है। तो चलिए यहाँ पे हल देखते हैं। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। कितने हैं? 6 का गुणनखंड क्या होता है? 6 का गुणनखंड हम लिखते हैं 2 गुणे 3, 2 3 आपका 6 हुआ। तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड 2 और 3 लिया गया है। n कोई प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे n तक। कहाँ तक? n तक। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 का पावर 1। क्या लिखेंगे? पहले हम 1 रखेंगे। n के स्थान पर हमने क्या लिखा? n के स्थान पर हमने 1 लिखा था। 6 का पावर n इक्वल टू यहाँ लिखे 2 × 3 का पावर 1। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे 2 × 3 कहाँ से आया? हमने 6 का क्या किया? 2 3 6 हमने गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो यहाँ पे आपका हो गया। अब क्या लिखेंगे दोबारा? 6 का पावर 2। यहाँ पे n के स्थान पर हमने क्या लिखा? 2 लिखा। तो आपका हो गया 2 × 3 क्या हुआ? पावर आपका 2 हो गया। 2 × 3 ब्रैकेट में पावर 2। ये आपका हो गया। अगली बार हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो लिखेंगे 6 का पावर 3। तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 2 × 3 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे पावर 3। तो 6 का पावर 3 क्या बना? 2 × 3 ब्रैकेट में पावर 3। ये आपका बना। अगली बार क्या है? 4 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? n है। तो लिखेंगे 6 का पावर n इक्वल टू 2 × 3 ब्रैकेट में पावर n। तो यहां तक आपका अनंत तक हो गया। कहां तक हो गया? अनंत तक। ऐसे आपका चला जाएगा 1 2 3 4 वैसे आप बनाते रहेंगे तो आपका 0 नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कहीं पे 0 तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? 0 कब आएगा हमारा? तो बताइए आप 0 कब आएगा हमारा? तो यहां लिखेंगे सबसे पहले इसको संख्या लिख लेते हैं। 6 के आपका 6 होता है, 6 4 36 होता है, 6 4 36 6 का 216 होता है। तो ये आपका यहाँ पे 6 का घाते 3 बराबर 216 हुआ। अब 6 का घाते n बराबर हम क्या लिखेंगे? ये तो आपका अनंत होता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो है अंत जो है इसका कहाँ पे समाप्त हो रही है? 6 पे समाप्त हो रही है। कहाँ पे? 6 पे, 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। जब 0 पे समाप्त होगी तब इसके अंदर कोई गुणनखंड 5 होना चाहिए। 5 कोई अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके अंदर कोई 5 नहीं है। तो आप जो है 6 के अंदर कोई गुणनखंड 5 देख रहे हो? नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे 6 का पावर n। अब यहाँ पे लिखा है 6 का पावर n के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखा गया है कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। कौन कौन सी? 2 और 3। 2 और 3 है। तो इसके अंदर कोई 5 हो, यह वहम हो सकता है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई 5 नहीं है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो चूंकि इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं है, 5 कोई गुणनखंड इसका नहीं है और यह संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि इसके अंदर कोई 5 हो। यह संभव नहीं है इसके अंदर कोई 5 हो। इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए यहां पे आपका बना, इसलिए 6 का पावर n, 6 का पावर n यहां पे क्या है? 0 अंक ना। लिखेंगे यहां पे 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां पे लिखा गया 6 का पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी, यह संभव
नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है। आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कहा है कि कोई आपका 6 का पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई ऐसा अंक है जो प्राकृतिक संख्या हम यहाँ पे रखेंगे n के स्थान पर, क्या 0 पे समाप्त होगी? तो आप कहोगे हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। इसके अंदर 5 नहीं है। अगर 5 होता तो कहीं न कहीं जाके किसी संख्या पर हमारा 0 बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, 5 बिल्कुल नहीं है, तो हमारे 0 पे समाप्त होना संभव नहीं है। यहाँ पे लिखा गया n कोई प्राकृतिक संख्या है, अतः जो है 6 का पावर n यहाँ पे 6 का पावर 1 आपका बनेगा 6, 2 बनेगा आपका 36, 3 बनेगा आपका 216, तो आपका n तक ऐसे जाएगा, 6 का पावर n आपका अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2। कौन कौन सी? 2 और 3, 2 और 3, सिर्फ 2 संख्याएं, 2 और 3, 5 नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा गया इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं है या संभव नहीं है। तो इसके अंदर कोई 5 हो या संभव नहीं है, इसलिए 6 का पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न आपका 6 है। तो प्रश्न 6 में क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, आपको यही बताना है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे ये भाज्य है। इसमें पूछा है भाज्य संख्या क्यों है। अगर हमको पता होगा भाज्य संख्या कैसी होती है तो हम बता सकते हैं हाँ इसीलिए भाज्य संख्या है। सबसे पहले हमको जानना यह है कि भाज्य संख्या क्या है। तो आपको नंबर्स में बताया गया है भाज्य संख्या क्या है कि जिसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हमारे जो है संख्या में जो है 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं, 2 से अधिक का मतलब ये हुआ कि स्वयं को और एक को छोड़कर हमारा वही 2 संख्या होती है। एक स्वयं होता है, एक है जो है आपका एक होता है। उन दोनों को छोड़कर जो है कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो आपका भाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हो 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। एक व स्वयं को छोड़कर आपका कोई भी एक गुणनखंड अगर मिल गया तो वह भाज्य संख्या है, वही इसकी पहचान है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया है। पहला 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, यहाँ पे लिखा गया 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो आपका पूछा ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हम आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पे लिखा गया 13, इसमें भी देखिए ये एक पद है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ पे गुणा लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे 13 लगा है, तो ये आपका एक पद बना या इधर एक पद बना। आपका 13 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 13 हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 13 कॉमन हुआ, इतने में से हमारा 13 निकल के बचा 7 गुणे 11, देखेंगे 7 गुणे 11, तो यहाँ पे 13 निकला बचा 1। जब हमारा 13 निकल जाएगा किसी संख्या में, जब स्वयं को पूरा निकाल लोगे तो आपका 1 बचता है। क्या बचता है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 13, फिर यहाँ पे 11 सत्ते आपका कितना हुआ 77 धन 1। अब 77 में एक जोड़े कितना होगा 13 गुणे 78, कितना हुआ 78। तो यहाँ पे लिखा गया है 13 गुणे 78, क्या जो है ये देखिए 13 से डिवाइड हो रही है, ये अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो आपका फैक्टर्स 2 से अधिक हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 पहले से है, स्वयं तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो सब आपका स्वयं संख्या बनेगी, मूल संख्या यहाँ पे नहीं लिखी गई है। तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणे, अब ये जो 78 है ये इसका गुणनखंड होगा, क्या होगा 2 गुणे 78 में 2 का भाग करेंगे तो आपका कितना होगा 78 में हम जब 2 का भाग करेंगे तो हमारा 39 होगा। कितना होगा 39 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 39, फिर 3 से कटेगा तो फिर आपका आएगा 13। यहाँ पे देख रहे हो कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गुणनखंड बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो बताइए भाज्य है? जी हाँ भाज्य है, क्योंकि इसमें 4 गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो क्यों है हमने आपको बताया, क्यों है क्योंकि इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड हमको मिले, जो कि स्वयं और एक को छोड़कर यहाँ पे 4 फैक्टर्स मिले। कितने फैक्टर्स मिले 4, इसलिए भाज्य संख्या है। तो दूसरा देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 धन 5। इसका देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1 धन 5। ये आपका हो गया। तो हमने जो है सारे नंबर्स को लिख लिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भाज्य है या नहीं है, क्यों है, तो हम आपको रीजन भी बताएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे सब गुणा लगा है, तो ये एक पद हो गया, यहाँ पे दूसरा पद हुआ। इसका मतलब ये होगा कि 5 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 5 कॉमन हमने कर लिया। तो यहाँ बचा 7 गुणे 6 गुणे, आपका 5 निकल गया, बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर धन आपका यहाँ पे 5 निकला, बचा क्या 1 बचा।
ये आपका हो चुका है, हमने कॉमन कर लिया। अब हमको गुणा करके जोड़ लेना है, तो इसके बाद हम बताएंगे आपका भाज्य है या नहीं है। तो यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा 7 छंग 42, कितना हुआ 7 छंग 42। अब 42 गुणे यहाँ पे 4 करना है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 42, आपका हो गया। फिर यहाँ पे 4 तिहाई 12 दूना 24 इक्के 24, 4 तिहाई 12 दूना 24 इक्के 24, यहाँ पे हो गया 24। 24 और 42 का हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 24 और यहाँ पे लिखेंगे 42, तो आपका हो गया 24 दूना 48, यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर आपका 4 हासिल हो गया। यहाँ पे 24 चौका 96, 96 4 आपका कितना होता है 100 होता है। 1008 है, कितना आया 1008, तो यहाँ लिखेंगे 1008, फिर आपका हो गया +1, तो यहाँ लिखेंगे +1, ये आपका हो चुका है, तो लिखेंगे 5 गुणे 1009। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 गुणनखंड हमको मिल चुके हैं। अब इसके बाद 1009 अभाज्य है, भाज्य है, हमसे नहीं मतलब है, तो यहाँ पे हमारा 2 गुणनखंड मिल चुके हैं, जो कि स्वयं और एक को छोड़कर 2 मिले हैं, तो ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कितने हैं? 2 है। अब इसका गुणनखंड किया जाए तो हमको और मिल जाएंगे। अगर ये नहीं भी मिलता है इसका कोई गुणनखंड, अगर ये भाज्य संख्या, ये भी है भाज्य संख्या है, फिर भी आपका भाज्य संख्या दोनों मिलके बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणनखंड मिल चुके हैं, एक और स्वयं को छोड़कर। ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों है, तो आपको बता दिए कि इसमें जो है 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं है, यही इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट? 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि दोनों जो है एक ही समय, एक ही दिशा और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इसके आगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उसका कहने का मतलब है कि कितने समय बाद जो है वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हल देखते हैं। तो यहाँ पे हल है इसका, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना मिनट लगा? 18 मिनट। वहां लिखा गया 18 मिनट। यहाँ पे लिखा गया रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट, दोनों जो है ये समय हैं दोनों के। तो यहाँ पे चूंकि वे दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए दोनों समय का एलसीएम निकाला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, किस मेथड से निकालना है वो आप जानो। तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आपको समझ लेना है। तो आपको इतना समझना कि एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। लिखेंगे 18, सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे तो 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका 18 का हो गया। फिर लिखेंगे 12, 12 का गुणनखंड कितना होगा? 12 किन किन संख्याओं से कटेगी? तो हमारा कटेगा 2, फिर आपका बचेगा 6, फिर 2, फिर कितना बचेगा? 3, तो होगा आपके 3। तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। ध्यान देना, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है? कॉमन कर लेना है, कॉमन के बाद उसको भी लिखना, जो बचा वो उसको भी लिखना, सबको लिख देना। कॉमन क्या है आपका? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 और 3, तो लिखेंगे 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया गया एक एक बार। यहाँ पे 2 बार था, तो हम 2 बार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो हमने एक बार, अभी ये आपका एचसीएफ बना है, तो हम इसी में जोड़ देंगे 2 और 3, लिखेंगे 3 गुणे 2, हमारा बन गया एलसीएम, बहुत ही जो है सरल विधि से। तो आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 4 36 आपका हो गया 36 मिनट। कितना मिनट? 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही दिशा में मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आपको एलसीएम निकालना था 12 और 18 का। तो किस प्रकार से एलसीएम निकाला गया हम आपको बताएं। तो ये आपका प्रश्नावली भी आपका 1.2 समाप्त हो चुका है। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट है।